मैं गांव में ही पढ़ाई करता था और खेती बाड़ी का भी ध्यान रखता था, लेकिन मन में हमेशा एक स्थायी नौकरी का सपना पल रहा था। पढ़ाई के दौरान ही किस्मत ने साथ दिया और मेरी सरकारी क्लर्क की नौकरी लग गई। जॉब का लोकेशन गांव से दूर एक बड़ा शहर था। वहां मुझे रहने के लिए सरकारी कॉलोनी में एक क्वार्टर मिला। कॉलोनी बहुत पुरानी और वीरान थी। टूटी फूटी दीवारें, सूखी झाड़ियां और रात को सन्नाटा ऐसा कि जैसे कोई सांस भी न ले रहा हो। वहां गिने चुने लोग रहते थे और मेरी किसी से खास जान पहचान नहीं थी। शुरुआती दिन तो किसी तरह कट गए, पर रातें अक्सर बेचैन कर देती। अकेलेपन और डर का मिलाजुला एहसास हर वक्त साथ रहता, पर मजबूरी भी कोई चीज होती है। पेट का सवाल था, नौकरी तो करनी ही थी। मेरे फ्लैट के ठीक सामने एक और फ्लैट था। शुरुआत में वह बिल्कुल शांत लगता था, मगर धीरे धीरे वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी धीमी सिसकियां, कभी किसी के बात करने जैसी फुसफुसाहट। कई बार लगा कि शायद भ्रम हो, पर एक रात सब्र का बांध टूट गया। उस रात करीब 10:30 बजे अचानक वहां से जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। दिल धक धक करने लगा। डर तो लगा, पर हिम्मत करके दरवाजे तक पहुंचा और डोरबेल दबाई। दरवाजा खुलते ही जैसे पूरे माहौल का रंग बदल गया। सामने खड़ी स्त्री को देखकर मैं कुछ पलों के लिए खुद को भूल गया। वह बेहद खूबसूरत थी। लंबे खुले काले बाल, सुर्ख लाल होंठ, माथे पर चमकती लाल बिंदी और लाल साड़ी। उसका व्यक्तित्व अजीब सा सम्मोहन पैदा कर रहा था। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, जी कहिए। मैं थोड़ा संभलते हुए बोला, वो आपके घर से रोने की आवाज आ रही थी। लगा शायद कोई मुसीबत में है, इसलिए देखने चला आया। वह नर्म स्वर में हंस पड़ी, जैसे कुछ अनकहा छिपा हो। आपको शायद गलत फहमी हुई होगी। फिर बिना कुछ और कहे उसने दरवाजा थोड़ा और खोला और बोला, आइए चाय पीकर जाइए। मुझे मना करना चाहिए था, पर उसके शब्दों और आंखों में कुछ ऐसा था कि चाहकर भी पीछे नहीं हट सका। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक ने पूरे शरीर को घेर लिया। घर में हल्की चंदन की खुशबू थी, पर दीवारों पर लगी तस्वीरें कुछ अलग ही कहानी कह रही थीं। कई तस्वीरें पुरानी थीं, जिनमें लोग धुंधले दिख रहे थे, जैसे उनकी आंखें मुझे घूर रही हों। मैंने पूछा, आप अकेली रहती हैं? वह धीमे स्वर में बोली, नहीं, मेरे हस्बैंड हैं। बस उनकी ट्रांसफर हो गई है। कुछ ही दिनों में हम दोनों यहां से शिफ्ट हो जाएंगे। अभी मैं अकेली ही हूं। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी वो मेरे लिए नाश्ता बनाकर भेज देती, कभी मैं उसकी किसी छोटी मोटी जरूरत में मदद कर देता। हम घंटों बातें करने लगे, पर जैसे जैसे नजदीकियां बढ़ती गईं, मेरे मन में अजीब सी बेचैनी भी बढ़ने लगी। कई बार देर रात उसके घर से वही रोने की आवाज सुनाई देती, और पूछने पर वह बस हल्की मुस्कान के साथ बात टाल देती। कॉलोनी के बाकी लोग उससे दूरी बनाए रखते थे। जब मैंने एक बुजुर्ग चौकीदार से उसके बारे में जानना चाहा, तो उसने सिर्फ इतना कहा, साहब, आप सावधान रहिएगा, इस फ्लैट में पहले भी कई लोग रह चुके हैं। पर वह अपनी बात अधूरी छोड़कर चुप हो गया। उसकी चुप्पी ने मेरे मन में और सवाल खड़े कर दिए। आखिर इस कॉलोनी के उस वीरान फ्लैट और उस रहस्यमयी औरत का सच क्या था? चौकीदार की अधूरी बात मेरे कानों में गूंज रही थी, साहब, आप सावधान रहिएगा, इस फ्लैट में पहले भी कई लोग रह चुके हैं। पर उसकी झिझक और डर भरी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। मैं जोर डालता तो शायद वह बता देता, पर उस वक्त उसने चुप्पी साध ली। उस रात मैं करवटें बदलता रहा। जैसे ही आंख लगी, खिड़की से वहीं धीमी सिसकियां सुनाई दी। नींद टूटी तो देखा घड़ी में रात के 2 बजे थे। अब की बार आवाजें और साफ थीं। लगा कोई ठीक मेरे कान के पास बैठकर रो रहा हो। हिम्मत करके खिड़की से झांका। सामने वाले फ्लैट की खिड़की में लाल साड़ी लहराई और पर्दे अचानक बंद हो गए। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगले दिन ऑफिस से लौटते ही चौकीदार को पकड़ लिया। मैंने सख्ती से पूछा, तुम्हें सब पता है? साफ साफ बताओ, वरना मैं शिकायत कर दूंगा। वह घबराया, फिर धीरे से बोला, साहब, उस फ्लैट में कई साल पहले एक औरत रहती थी। शकुंतला नाम था उसका। उसका पति ट्रांसफर के बहाने कहीं चला गया, लेकिन लौटकर कभी नहीं आया।
कहते हैं उसने धोखा दिया था और उस औरत ने गुस्से में अपनी ही जान ले ली। मैं सन्न रह गया। पर अब जो औरत मुझे दिखती है वो, चौकीदार ने कांपते हुए कहा, साहब वही तो है, उसकी आत्मा जो हर बार किसी नए इंसान को अपने जाल में फंसाती है। जो उसके पास गया कभी लौटकर सही सलामत नहीं आया। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, पर दिमाग कह रहा था शायद चौकीदार अंधविश्वासी है। उस शाम जब मैं घर लौटा तो उसने दरवाजे पर मुस्कुराकर कहा, आज खाना यहीं खा लीजिए। मैं हिचकिचाया, मगर उसकी आंखों का खिंचाव ऐसा था कि ना कह ही नहीं पाया। अंदर घुसते ही वहीं ठंडक, वहीं चंदन की खुशबू, वहीं धुंधली तस्वीरें। इस बार मेज पर थाली सजी हुई थी, गर्म गर्म रोटियां, दाल और साथ में मीठी खीर। मैंने पहला कौर मुंह में रखा ही था कि अचानक मुझे थाली से खून की गंध आने लगी। मैंने देखा दाल काली पड़ चुकी थी, खीर में कीड़े रेंग रहे थे। डर के मारे मैं पीछे हट गया। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, खाइए ना, ये तो आपका ही इंतजार कर रही थी। और अगले ही पल उसके चेहरे पर वही खूबसूरत औरत नहीं थी। आंखें लाल अंगार जैसी, बाल हवा में लहराते, होंठों से खून टपकता और लाल साड़ी खून में भीगी हुई। मैं वहीं जम गया, सांसें थम सी गईं। उसका विकराल चेहरा देखते ही मेरी चीख गले में ही अटक गई। पूरा शरीर पत्थर सा जम चुका था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी और दीवारों से अजीब सी कराहने की आवाजें आने लगी। मेरे पैरों में जैसे किसी ने वजन बांध दिया हो, मगर आखिरी हिम्मत जुटाकर मैं दरवाजे की ओर दौड़ा। पीछे से उसकी चीख गूंजी, भाग क्यों रहे हो, तुम तो मेरे अपने हो। दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर जैसे अंदर से जाम हो चुका था। उसी वक्त याद आया जेब में मेरी जेब की चाबी है। घबराते हुए उसे लगाया और पता नहीं कैसे दरवाजा खुल गया। बाहर आते ही ठंडी हवा के झोंके ने मेरी जान में जान डाल दी। मैं सीधे चौकीदार की तरफ भागा। चौकीदार ने मुझे हांफते हुए देखा और तुरंत अपने गले से एक ताबीज उतारकर मेरे हाथ में पकड़ा दिया। साहब ये रखिए, वरना वो आपको कभी छोड़ने वाली नहीं। ताबीज पकड़ते ही थोड़ी ताकत महसूस हुई। पीछे मुड़कर देखा, उसका चेहरा खिड़की से झांक रहा था। लाल आंखें मुझे घूर रही थीं और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कोई वचन ले रही हो कि अगली बार मैं नहीं बचूंगा। मैंने उसी रात फैसला कर लिया। अगले ही दिन ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया और कुछ हफ्तों में वह वीरान कॉलोनी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। आज भी जब उस शहर का नाम सुनता हूं तो बदन सिहर उठता है। कभी कभी नींद में अब भी वही आवाज सुनाई देती है, खाइए ना, ये तो आपका ही इंतजार कर रही थी। नायक बच तो जाता है, मगर वह औरत की आत्मा अब भी उसी कॉलोनी में मौजूद है, किसी नए शिकार के इंतजार में।